अच्छा जी, इन्वेंट्री जो है IS2 रेफ़र करता है इन्वेंट्री को, और IS2 के अंदर हम कवर करते हैं इन्वेंट्री को कि इन्वेंट्री की अकाउंटिंग कैसे होगी, फिनिश गुड्स की इन्वेंट्री, रॉ मटेरियल की इन्वेंट्री, व्हाट टाइप ऑफ इन्वेंट्री वी हैव. So first of all, what is the objective of IS2? The objective of IS2 is to prescribe the accounting treatment of inventory. IS2 हमें इन्वेंट्री का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बताता है. It provides guidance for determining the cost of inventories. इन्वेंट्री की कॉस्ट क्या है, एंड फॉर सब्सिक्वेंटली रिकग्नाइजिंग एन एक्सपेंस. क्योंकि इन्वेंट्री जब सेल होती है तो इन्वेंट्री को हम एक्सपेंस आउट कर देते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के अंदर डाल देते हैं. और अगर इन्वेंट्री में कोई राइट डाउन होता है NRV पर, जो हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे, उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होता है. It also provide guidance on the cost formulas that are used to assign cost to inventory. And sometimes हमें इन्वेंट्री की कॉस्ट डिटरमाइन करने में इश्यूज होते हैं, असाइन करने में इश्यूज होते हैं, तो फिर हम कॉस्ट फार्मूलाज यूज करते हैं, दैट इज फर्स्ट इन फर्स्ट आउट एंड एवरेज. What is the fundamental principle of IS2? The fundamental of principle of IS2 says that inventories are required to be stated at the lower of cost and net realizable value. This is the main principle of IS2 कि अगर आपको इन्वेंट्री को बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करना है, शो करना है, तो आपको देखना पड़ेगा कि इन्वेंट्री की कॉस्ट क्या है. फॉर एग्जांपल, इन्वेंट्री हमारे पास मौजूद है 25,000 की, उसकी NRV हमें चेक करनी पड़ेगी. NRV उसकी फॉर एग्जांपल मैं ज़्यादा ले लेता हूँ, तो हमारा जो रूल है वो है लोअर ऑफ. सो लोअर ऑफ के रूल में इस केस के अंदर जो हमारी इन्वेंट्री की कॉस्ट बनती है वो बनती है 25,000. तो बैलेंस शीट में जो क्लोजिंग स्टॉक होगा उस क्लोजिंग स्टॉक को हम लोअर ऑफ कॉस्ट इन NRV 25,000 के ऊपर रिपोर्ट करेंगे. एंड इफ कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री इज से सपोज 40,000 एंड उसकी NRV रिड्यूस होकर 25,000 हो जाती है, तो अब हमारा जो लोअर ऑफ बनता है वो लोअर ऑफ बनता है 25,000. इसका मतलब हमें राइट डाउन टू NRV पर आना पड़ेगा और इसे 25,000 पे रिपोर्ट करना पड़ेगा. ना इन्वेंट्री को मेजर कैसे किया जाएगा. तो जब भी हम इन्वेंट्री को मेजर करने जाएंगे तो कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी. कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री शुड इंक्लूड ऑल. सबसे पहले कॉस्ट ऑफ परचेज, जिस प्राइस के ऊपर हमने इन्वेंट्री को खरीदा है उसके अंदर हम टैक्सेस को ऐड करेंगे. वो टैक्सेस जो नॉन रिफंडेबल होंगे, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ऐड होगी, हैंडलिंग कॉस्ट ऐड होगी, अगर कोई ट्रेड डिस्काउंट है तो वो माइनस हो जाएगा. उसके बाद उस कॉस्ट को कन्वर्ट करने में, यानी कि अगर रॉ मटेरियल है तो उसको फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने के लिए जो भी उसके ऊपर फिक्स्ड और वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स लगे. रिमेंबर, वेरिएबल एंड फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, नॉन मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड इसके अंदर ऐड नहीं होंगे. ठीक है. एंड अदर कॉस्ट जो कि इन्वेंट्री को उसकी प्रेजेंट लोकेशन एंड कंडीशन में लाने के लिए यूज हुई होगी. सो वी कैन से दैट कि इन्वेंट्री की जो कॉस्ट है, जब हम उसकी कॉस्ट आइडेंटिफाई करने जाएंगे तो इन्वेंट्री की जो कॉस्ट है उसके तीन कंपोनेंट्स हो गए. एक कॉस्ट ऑफ परचेज, पहला कंपोनेंट. दूसरा कंपोनेंट उसका हो जाता है कन्वर्जन कॉस्ट, उसके अंदर हम इन्वेंट्री को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने की कॉस्ट ऐड करते हैं. और इसके अलावा अगर कोई कॉस्ट है जो कि इन्वेंट्री को प्रेजेंट लोकेशन में और कंडीशन में लाने के लिए ज़रूरी है, तो वो भी इन्वेंट्री की कॉस्ट में ऐड कर दी जाएगी. अच्छा, कुछ कॉस्ट ऐसी हैं बाय डिफॉल्ट इन्वेंट्री की कॉस्ट में कैपिटलाइज नहीं होती. सच एज, अगर इन्वेंट्री की को फिजिकल लोकेशन एंड कंडीशन में लाने में कोई वेस्टेज हो जाता है और वो एबनॉर्मल किस्म का हुआ तो वो कंसिडर नहीं किया जाएगा. हाँ, अगर वो वेस्टेज जो है वो नॉर्मल किस्म का हुआ, नॉर्मल वेस्टेज हुआ, पहले से एंटीसिपेटेड हुआ, तो वो कंसिडर किया जाएगा. एबनॉर्मल वेस्टेज कंसिडर नहीं किया जाएगा. इसी तरह उसको स्टोर करने की जो कॉस्ट है वो इसमें ऐड नहीं होगी. उसकी एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड अनरिलेटेड टू प्रोडक्शन एंड सेलिंग कॉस्ट, ये जो कॉस्ट है ये एक्सपेंस आउट कर दी जाएंगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर. ये कैपिटलाइज नहीं होंगी, अबव कॉस्ट के अंदर शामिल नहीं होंगी. अच्छा जी, standard cost and retail methods may be used for the measurement of cost provided that the result approximate actual cost. So अगर actual cost determine नहीं हो सकती तो standard cost या retail method से भी inventory की cost को measure किया जा सकता है.
अच्छा, फॉर इन्वेंट्रीज दैट आर नॉट इंटरचेंजेबल स्पेसिफिक कॉस्ट आर एट्रीब्यूटेड टू द स्पेसिफिक इंडिविजुअल आइटम ऑफ इन्वेंट्री। अब इसमें इशू ये है कि समटाइम्स हमारे पास एक ऐसी इन्वेंट्री आइटम आ जाता है जो इंटरचेंजेबल होता है। इन्वेंट्री दो हिस्सों में हम इसको क्लासिफाई कर देते हैं। एक वो इन्वेंट्री जो इंटरचेंजेबल होती है और एक वो इन्वेंट्री जो इंटरचेंजेबल नहीं होती, नॉट इंटरचेंजेबल। तो यहाँ पर जो इंटरचेंजेबल की बात की जा रही है, तो इंटरचेंजेबल का मतलब यह है कि जो मिक्स हो जाती है, ऐसी इन्वेंट्री जो मिक्स हो जाती है उसको हम कहते हैं इंटरचेंजेबल इन्वेंट्री। तो यहाँ पर आप एग्जाम्पल ले लेंगे ऑयल की, और यहाँ पर आप एग्जाम्पल ले लें कार की, कार प्रोडक्शन, और यहाँ पर आप एग्जाम्पल ले लें ऑयल की। तो अगर वो इन्वेंट्री है जो कि इंटरचेंजेबल नहीं होती, मिक्स नहीं होती, तो उसके लिए स्पेसिफिक कॉस्ट यूज की जाएगी जो कि उस इन्वेंट्री को प्रोड्यूस करने में या खरीदने के अंदर खर्च होंगी। लेकिन जब हम इंटरचेंजेबल की बात करेंगे तो एक प्रॉब्लम ये आएगा कि इन्वेंट्री तो मिक्स हो चुकी है। अब हमें ये कैसे पता लगेगा कि कौन सी इन्वेंट्री कब आई, क्लोजिंग स्टॉक में कौन सी इन्वेंट्री बनी हुई है, पड़ी हुई है। तो उसके लिए हम कॉस्ट फॉर्मूलाज इस्तेमाल करेंगे। सो एज पर द रूल हमारे पास for items that are interchangeable, IS2 allows first in first out or weighted average cost formulas. The same cost formulas should be used for all inventory with similar characteristics as to their nature and use to the entity. इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपके पास डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स की इन्वेंट्री है तो हर इन्वेंट्री पर एक डिफरेंट कॉस्ट फॉर्मूला आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर सिमिलर नेचर और कैरेक्टरिस्टिक की इन्वेंट्री है तो कॉस्ट फॉर्मूला अगर फर्स्ट इन फर्स्ट आउट है तो फिर सब पर फर्स्ट इन फर्स्ट आउट इस्तेमाल होगा, और अगर वेटेड एवरेज है तो फिर सब पर वेटेड एवरेज इस्तेमाल किया जाएगा। ये जो कॉस्ट फॉर्मूला है, ये कॉस्ट फॉर्मूला जो है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट या वेटेड एवरेज, दिस इज कॉल्ड अकाउंटिंग पॉलिसी। और अकाउंटिंग पॉलिसी याद रखा जाए कि अकाउंटिंग पॉलिसी इज सब्जेक्ट टू चेंज। तो अगर फॉर एग्जांपल हम फर्स्ट इन फर्स्ट आउट इस्तेमाल कर रहे हैं और बाद में हम रेफर करते हैं कि हमें एवरेज पे जाना है, सो दैट इज कंसिडर्ड एज चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी। और उसके रूल्स जो है वो IAS 8 में कंसिडर होते हैं कि जब भी चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी होता है तो उसको रेट्रोस्पेक्टिवली इस्तेमाल किया जाएगा। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का मतलब क्या होता है? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का मतलब ये होता है कि जो इन्वेंट्री फर्स्ट परचेज्ड सोल्ड फर्स्ट, जो पहले खरीदी गई वो पहले बेच दी गई। इसका मतलब है आपके पास जो क्लोजिंग स्टॉक होगा उस क्लोजिंग स्टॉक के अंदर लेटेस्ट परचेज पड़ी हुई होगी, सबसे लास्ट वाली परचेज पड़ी हुई होगी। लास्ट इन फर्स्ट आउट अब अलाउड नहीं है, लास्ट इन फर्स्ट आउट इज प्रोहिबिटेड बाय IAS2। एंड जहां तक एवरेज की बात करेंगे तो इन्वेंट्री का जब हम क्लोजिंग स्टॉक मेजर करने जाएंगे तो क्लोजिंग स्टॉक को हम इस तरह से मेजर करेंगे कि हम यूनिट्स आइडेंटिफाई करेंगे क्लोजिंग स्टॉक के अंदर कितने पड़े हुए, और उन्हें एवरेज रेट से मल्टीप्लाई करके इन्वेंट्री की कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट निकालकर यूनिट से मल्टीप्लाई करके इन्वेंट्री की क्लोजिंग स्टॉक फाइंड आउट करेंगे। दैट इज फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो पहले आया वो पहले बिक गया, और एवरेज जो के एवरेज में फॉर एग्जांपल हमने पहली परचेज की से सपोज हमने 100 यूनिट्स परचेज किए एट द रेट ऑफ 2 ईच, ये हमारी पहली परचेज हो गई। उसके बाद हमने दूसरी परचेज की 200 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 3 ईच, और अब हमने जो है वो यूनिट सेल कर दिए और हमने 80 यूनिट सेल कर दिए। तो इस वक्त हमारे पास जो क्लोजिंग स्टॉक के यूनिट्स पड़े हुए होंगे, ओपनिंग स्टॉक इज अज्यूम टू बी 0, तो हमारे पास जो क्लोजिंग स्टॉक के यूनिट्स पड़े हुए होंगे वो होंगे 300 माइनस 80, एंड 220 स्टॉक के यूनिट्स हमारे पास इस वक्त रखे हुए। अब इन 220 को मेजर करने का तरीका है जो पहले आया वो पहले बिका, तो ये जो 80 है वो इसमें से बिके। तो हमारे पास जो ऊपर 20 बचे
एट द रेट ऑफ 2, क्लोजिंग स्टॉक 40, और जो बाद वाली परचेज है वो एज इट इज रखी हुई है एट द रेट ऑफ 3, दैट इज 600। तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट सेज दैट क्लोजिंग स्टॉक को आप मेजर करेंगे फर्स्ट इन फर्स्ट आउट से 640 के ऊपर। लेकिन अगर इसी को अगर हम सॉल्व करते हैं एवरेज से, तो पहले हम इन्वेंट्री का रेट निकालेंगे। सो हम जितनी भी इन्वेंट्री हमने परचेज की होगी उसका एक एवरेज रेट कैलकुलेट किया जाएगा, वेटेड एवरेज रेट कैलकुलेट किया जाएगा, सिंपल एवरेज नहीं। 100 to 203, सो 100 इंटू 2, टोटल वैल्यू आ गई 200 की, और 200 इंटू 3, टोटल वैल्यू आ गई 600 की। टोटल इन्वेंट्री की कॉस्ट आ गई 800, और टोटल यूनिट्स हो गए हमारे पास 300 के। अब 300 हमारे पास यूनिट्स हैं, और 300 यूनिट्स की हमारी जो टोटल कॉस्ट है वो हम फाइंड आउट कर लेते हैं। तो ये आएगी हमारी पर यूनिट कॉस्ट, अगर निकालते हैं तो 800 को अगर हम 300 से डिवाइड करें तो ये बनती है। इसके बाद जब हम रेट निकालेंगे तो रेट हमारा बनता है 800 इसकी कॉस्ट है, 300 उसके यूनिट्स हैं, तो रेट हमारा अप्रॉक्स बनता है 2.67। और क्लोजिंग स्टॉक के यूनिट्स हमारे पास थे 220, तो 220 यूनिट्स को हम जब मल्टीप्लाई करते हैं 2.67 से, तो हमारे पास जो कॉस्ट आती है 2.67 इंटू 220, तो हमारे पास जो कॉस्ट आती है वो रफली आती है 587। सो दिस इज क्लोजिंग स्टॉक अंडर एवरेज मेथड। अब पीछे जो हमारी कॉस्ट आई थी वो 640 आई थी, तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के अंदर हमारी कॉस्ट 640 आई है, और एवरेज के अंदर हमारी जो कॉस्ट आई है वो है जनाब आपकी 587। सो दिस इज 587। सो इसकी वजह ये होती है कि इन्फ्लेशनरी पीरियड के अंदर जब प्राइसेस बढ़ रही होती हैं, तो इन्फ्लेशनरी पीरियड के अंदर फर्स्ट इन फर्स्ट आउट जो है वो हायर रिजल्ट देता है, और जब डिफ्लेशनरी पीरियड होता है, जब प्राइसेस गिर रही होती हैं, तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट जो होता है वो लोअर क्लोजिंग स्टॉक के रिजल्ट दे रहा होता है। अगर क्लोजिंग स्टॉक हायर होता है तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो है वो अंडर हो जाती है, अंडर स्टेट हो जाती है, और ग्रॉस प्रॉफिट जो होता है वो ओवर स्टेट हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि क्लोजिंग स्टॉक का और ग्रॉस प्रॉफिट का डायरेक्ट रिलेशनशिप है, और क्लोजिंग स्टॉक का और कॉस्ट का जो है वो इनवर्स रिलेशनशिप है। हम आगे बढ़ते हैं अपनी जो चीज़ें हैं। ये तो बात हो गई कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री कैसे फाइंड आउट की जाएगी और कॉस्ट फार्मूलाज कैसे होंगे। नाउ राइट डाउन टू एनआरवी। समटाइम्स अगर हमने रूल देखें, अगर हमने रूल देखा है कि इन्वेंट्री को हम लोअर ऑफ कॉस्ट पे रिकॉर्ड करेंगे, तो समटाइम्स ऐसा होता है, तो वैसे तो नॉर्मली जो है वो इन्वेंट्री जो है वो उसकी प्राइस ज़्यादा होती है, लेकिन बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कुछ ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं जिसकी वजह से इन्वेंट्री की जो वैल्यू होती है वो कम हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल उसके अंदर ये होती है कि सेलिंग प्राइस गिर गई, एक रीज़न ये हो सकता है इन्वेंट्री की वैल्यू गिरने का, या बाज़ दफ़ा हम इंटेंशनली जो है वो लॉसेस के ऊपर बेच रहे होते हैं, तो हमारी इंटेंशन ये होती है कि हम लॉसेस के ऊपर बेच रहे होते हैं जिसकी वजह से इन्वेंट्री की वैल्यू जो होती है वो गिर जाती है, ये रीज़न हो सकता है। तो जिसकी वजह से होता ये है कि इन्वेंट्री में प्रॉब्लम आ रही होती है और इन्वेंट्री की वैल्यू कम हो जाती है। सो फिर हम एनआरवी आइडेंटिफाई करेंगे। हाउ वी कैन फाइंड आउट एनआरवी? एनआरवी क्या होती है? एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस, जिसमें इन्वेंट्री बिकेगी, माइनस द एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन अगर कोई डैमेज हो गया है तो, और एस्टिमेटेड कॉस्ट नेसेसरी टू मेक द सेल। इसका मतलब है एनआरवी का जो फॉर्मूला है, अगर हम फॉर्मूला बनाना चाहें एनआरवी का, तो फॉर्मूला एनआरवी का ये बनेगा कि नेट रियलाइजेबल वैल्यू क्या होगी, एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस होगी, उस एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस में से कंप्लीशन कॉस्ट माइनस करेंगे। अगर इन्वेंट्री को कंप्लीट करना है और उसको बेचने में जो भी सेलिंग कॉस्ट लगेगी, वो सेलिंग कॉस्ट इन्वेंट्री की कॉस्ट में से माइनस हो जाएगी, तो आपके पास ये जो आंसर आएगा दिस इज योर एनआरवी। अच्छा, अगर एनआरवी फॉल हो जाती है तो एनी राइट डाउन टू एनआरवी should be recognized as an expense in the period in which the write down occurs।
सो दिस इज अ लॉस, इन्वेंट्री लॉस, तो वो राइट डाउन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चार्ज हो जाएगा। अगर कोई रिवर्सल होता है इन्वेंट्री के राइट डाउन का, तो वो रिवर्सल जो है वो उसको इनकम में ट्रीट किया जाएगा। यानी कि ऐसा पॉसिबल है कि पहले राइट डाउन हो जाए, और ऐसा भी पॉसिबल है कि राइट डाउन के बाद, फॉर एग्जाम्पल हमने कॉस्ट कैलकुलेट की थी 10,000 और उसकी एनआरवी हमने फाइंड आउट की, वो एनआरवी हो गई 8,000, तो 2,000 का राइट डाउन हमने एक्सपेंस के तौर पे चार्ज किया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में गया, इन्वेंट्री की वैल्यू जो है वो कम हो गई, एसेट हमारा कम हो गया। सब्सिक्वेंटली क्या हुआ, आपकी जो एनआरवी है वो बढ़कर 9,000 हो गई। तो दिस इज कॉल्ड रिवर्सल टू राइट डाउन। तो इस रिवर्सल में हम क्या करेंगे, हम इन्वेंट्री की वैल्यू को 1,000 से बढ़ा देंगे, इन्वेंट्री हम इंक्रीज कर देंगे 1,000, सो इन्वेंट्री डेबिट हो जाएगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को हम क्रेडिट कर देंगे, और ये जो रिवर्सल टू राइट डाउन होगा ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एज एन इनकम चला जाएगा, और ये जो राइट डाउन है इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम एज एन एक्सपेंस रिकॉर्ड करेंगे।